राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है उम्र। मायाजी अपने घर का सारा काम करती थी। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष की रही होगी। आज वह सुबह का चाय नाश्ता निपटाकर थकी हारी अपने बेड पर लेटी ही थी कि सामने अपने पति की तस्वीर को देखकर सोचने लगी कि आज आपको गए हुए पूरे 4 साल हो गए हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, जब हम सब साथ बैठकर एक साथ हंसी ठिठोली किया करते थे, एक साथ खाना खाते थे। यही सब सोचकर ही उनकी आंखों की नमी से उनकी आंखें धुंधलाती चली गई और वह पुराने समय में खो गई। अच्छे खासे तो बैठे थे, अचानक से कहने लगे कि मेरा दम घुटता जा रहा है, हॉस्पिटल लेकर चलो मुझे जल्दी। गाड़ी में ले जाते वक्त भी मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था उन्होंने, और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनके हाथ की पकड़ ढीली हो गई थी और उनकी सांस रुक गई। उन्हें हार्ट अटैक जो आया था और चले गए मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर। मायाजी के हृदय की वेदना आंसुओं के जरिए बहने लगी। वह उनकी तस्वीर को लगातार निहारती जा रही थी। उनके पति उनसे बहुत प्यार करते थे। उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही प्यारा था। उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मोहन उनका इकलौता बेटा था, जिसे उन्होंने पढ़ा लिखाकर इस काबिल बना दिया था कि वह अपनी जिम्मेदारियां को बहुत अच्छे से उठा सकता था। जब वह यह सब सोच रही थी, तभी उनका इकलौता बेटा मोहन आया और बोला, माँ आज बहुत थकावट हो रही है। मुझे रोज ऐसा ही होता है। मैं बहुत थक जाता हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस बहुत दूर है और आने जाने में ही लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ माँ कि ऑफिस के पास ही एक घर ले लूँ। तब मायाजी बोली, बेटा जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि तुम्हें सुखी देखकर ही तो मैं सुखी रहती हूँ। तब मोहन बोला, माँ मैंने एक मकान देखा है। लेकिन ऐसा कहकर मोहन चुप हो गया। मायाजी ने अपने बेटे की परेशानी को उसके चेहरे पर पढ़ लिया। तब वह उससे बोली, बेटा क्या बात है मुझे बताओ। तब वह बोला, माँ फ्लैट को खरीदने के लिए 8 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। मायाजी कुछ कहती, उससे पहले ही मोहन की पत्नी रोशनी बोली, अरे तो क्या हुआ? माँ जी के पास जो एफडी पड़ी है वही तुड़वाकर पैसों का इंतजाम कर लेते हैं। रोशनी की है बात सुनकर मायाजी बोली, रोशनी सही कह रही है बेटा, इसमें कोई बात नहीं। एफडी तो जरूर के समय ही काम आती है और वह बनवाई ही इसीलिए जाती है। माँ की बात को सुनकर मोहन और उसकी पत्नी रोशनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ ही दिनों के बाद मोहन मिठाई का डिब्बा और खुशखबरी के साथ आया, बोला, माँ यह मुंह मीठा करो, मैंने वह फ्लैट खरीद लिया है और अब हम 1 महीने बाद ही उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। इस पर माया की प्रसन्नता के साथ बोली, तो ठीक है बेटा, सारा सामान तो लेकर जाना ही पड़ेगा, इसीलिए वहां शिफ्ट करने से पहले अपने इस मकान को किराए पर चढ़ा देते हैं। तब मोहन बोला कि क्यों माँ, मकान को किराए पर क्यों देना? आप रहोगी ना यहाँ पर? यह सुनकर मायाजी को तेज झटका सा लगा। वह बोली, मैं यहाँ अकेली। इससे ज्यादा वह कुछ नहीं कह सकी। तभी मोहन ने कहा कि माँ वहाँ फ्लैट बहुत महंगे हैं, इसीलिए मैंने केवल 2 बेडरूम वाला ही घर खरीदा है। 1 बेडरूम हमारा होगा और दूसरा बेडरूम तो मेहमानों के आने जाने के लिए भी चाहिए। इसीलिए आप वहाँ कैसे रह पाएंगी? आपके सोने की तो जगह भी नहीं हो पाएगी। फिर आपको बड़े खुले घर में रहने की आदत है, आप उस छोटे से फ्लैट में कैसे रहोगी? इसीलिए आप यहाँ आराम से रहना। और आप वहाँ उस नए माहौल में जाकर करेगी क्या? आपको वहाँ कोई नहीं जानता। यहाँ आपके सारे जान पहचान वाले हैं, तो आपका मन भी लगा रहता है। वहाँ आपका मन नहीं लगेगा, फिर हम भी तो हर हफ्ते आपसे मिलने आते ही रहेंगे और आप भी वहाँ कभी कभी आती रहना।
मोहन की बातें सुनकर मायाजी पहले तो बहुत उत्साहित हुई थी कि अब हम नए घर में शिफ्ट होंगे, लेकिन अब मायाजी के पास जैसे शब्द ही खत्म हो गए थे। उन्होंने उसके बाद कुछ भी नहीं कहा, अपने आंसुओं को मन के किसी कोने में समेटा और फिर फीकी सी मुस्कान के साथ सामान्य दिखने का नाटक करने लगी। लगभग 1 महीने के भीतर ही मोहन और रोशनी अपना सामान लेकर नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मायाजी को कोई आर्थिक रूप से तो परेशानी नहीं थी, क्योंकि उनके पति सरकारी नौकरी पर उच्च पद पर अधिकारी हुआ करते थे, तो उन्हें हर महीने पेंशन भी अच्छी मिलती थी। और फिर यह मकान भी 2 मंजिला था, तो ऊपर की मंजिल उन्होंने किराए पर चढ़ाई हुई थी। सारी धनराशि को मिलाकर मायाजी का गुजारा बहुत ही आराम से चल सकता था। लेकिन बेटे बहू के जाने के बाद उनका अकेलापन अपने आप में खलने लगा था। वैसे तो मायाजी काफी हिम्मत वाली और शांत स्वभाव की महिला थी, और इस सोसाइटी में वह लगभग 15 साल से रह रही थी। अब तो उनकी अच्छी खासी जान पहचान भी हो गई थी, लेकिन बेटा बहू के छोड़ जाने के कारण वह अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। महीने की 1 तारीख को उनकी किराएदार सीमा किराया देने के लिए आई। तब उसने मायाजी को आवाज लगाई कि आंटी जी दरवाज़ा खोलो। तब उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था। सीमा अंदर चली गई। अंदर जाकर देखा तो मायाजी बिल्कुल निढाल हालत में बेड पर लेटी हुई थी। उनके दिल का अकेलापन उनके चेहरे की गहराती लकीरों से साफ झलक रहा था। वह बहुत ही उदास थी। बालों में भी सफेदी निकल आई थी। हमेशा बन-ठन कर रहने वाली मायाजी को इस हाल में देखकर सीमा का दिल भर आया और बोली, आंटी जी आपको यह क्या हो गया है? आप इस तरह से क्यों रह रही है? इस पर मायाजी बोली, बेटी मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब मेरा बनने संवरने का तो दिल ही नहीं करता। अब तो हालत यह हो गई है कि मेरा खाना बनाने का भी मन नहीं करता है। किसके लिए बनाऊं और किसके साथ बैठकर खाऊं? अब तो ना कुछ बनाने का मन करता है और नहीं खाने का। ऐसा लगता है जैसे बीमारियों ने भी शरीर में जगह बना ली है। सीमा बहुत ही खुश मिजाज स्वभाव वाली जिंदा दिल इंसान थी। उसके अपने भी 2 बेटे हैं। अपने बेटों का पालन पोषण करते हुए भी वह अपने लिए भी समय निकाल ही लेती थी। मायाजी को देखकर कहने लगी, आंटी जी ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे तो आप बीमार हो जाएंगी। अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। आप ऐसा करिए, कल सुबह 6 बजे तैयार हो जाइएगा। मैं सुबह रोज योगा क्लास में जाती हूँ। कल आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। पहले तो मायाजी ने ना नुकुर की, लेकिन सीमा के फोर्स करने के बाद उन्होंने योगा क्लास के लिए हामी भर दी। योगा क्लास शुरू करने के बाद से ही मायाजी दुरुस्त रहने लगी। सीमा तो उन्हें ब्यूटी पार्लर भी ले जाना चाहती थी, लेकिन समाज और बेटे बहू क्या कहेंगे, यह कहकर मायाजी ने ब्यूटी पार्लर जाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद मायाजी की बहू रोशनी के बेटे का जन्म हुआ। मोहन मायाजी को कुछ दिन पहले ही अपने घर लेकर आ गया था। रोशनी के माता पिता तो विदेश में अपने बेटे के पास ही रहते थे, लेकिन मायाजी ने नवजात की देखभाल खूब अच्छे से की। जब उनका पोता 1 महीने का हो गया तो मोहन उन्हें वापस घर छोड़ गया। उनकी आने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन बेटा बहू बोले कि आपको अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे घर को खाली नहीं छोड़ते। ऐसा बहाना बनाकर उन्होंने मां को वापस भेज दिया। उनका आते आते दिल भारी हो रहा था। वह अपने पोते के साथ एक जुड़ाव सा महसूस करने लगी थी। कभी कोई त्योहार होता या कोई अन्य अवसर होता तो उनका बेटा उन्हें अपने घर ले जाता था, और वह भी उन दोनों के साथ खुशी खुशी चली जाती। उन्हें लगता था कि उनके बेटा बहू उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, इसीलिए वह उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन उनके घर जाते ही दोनों किचन का सारा काम उनके कंधों पर डालकर शॉपिंग करने के लिए निकल जाया करते थे, और अपने बेटे को भी उन्हीं के पास छोड़ जाते थे, और जाते जाते कई चीजें बनाने की फरमाइश भी कर जाते थे। पोते को संभालने के साथ साथ सारा काम करते करते उनकी हालत खराब हो जाती थी।
और जब उन लोगों का काम खत्म हो जाता था तब मोहन उन्हें वापस अपने घर ही छोड़ आता था। इस दीपावली पर भी मोहन अपनी माँ को अपने घर लेकर आया था। उनकी बहू रोशनी ने उनसे तरह तरह के पकवान बनवाए। सारे दिन पकवान बनाकर किचन में खड़े खड़े मायाजी की हिम्मत जवाब दे गई और आखिर में वह इतनी थक गई कि उन्हें बुखार चढ़ गया। कुछ समय के लिए लेट गई। तब रोशनी ने मोहन से धीमे स्वर में कहा कि आप मांझी जी को उनके घर वापस छोड़ आओ। वैसे भी सारी मिठाइयाँ और खाना तो बन ही गया है, अब उनकी यहाँ क्या जरूरत है। अब वह अपने घर जाकर आराम कर लेंगी। फिर बुखार से तपती हुई मायाजी के कानों में एक आवाज पड़ी, माँ उठो और यह बुखार की गोली खा लो। मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ, आप वहाँ आराम कर लेना। मोहन के यह शब्द कानों में पड़ते ही मायाजी का मन जैसे पत्थर सा हो गया। सोचने लगी कि अपनी ही कोख से जन्म लिया मेरा इकलौता बेटा दीपावली की शाम को मुझे घर में अकेले छोड़ने के लिए कह रहा है, वह भी इस समय जब मुझे इतना तेज बुखार है। उन्हें सारे रिश्ते मोह माया से लगने लगे थे और सोचने लगी कि कब तक अपने बेटे बहू के हाथों मूर्ख बनती रहूंगी। बेटा उन्हें घर छोड़ आया। वह घर पहुंची तो सीमा बाहर निकाल कर आई और मायाजी को देखकर हैरान रह गई। यह क्या आंटी जी, आप तो अपने बेटे के घर दीपावली मनाने गई थी, फिर आप यहाँ कैसे? और आपका बेटा और बहू कहाँ है? मायाजी केवल इतना ही कह पाई, वे लोग अपने घर है। ऐसा कहते हुए उनकी नज़रों में उदासीनता के भाव साफ दिखाई दे रहे थे, जिन्हें सीमा ने भांप लिया था। उसके बाद उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह सब समझ गई थी और उनके पास आकर दीपावली की तैयारी करवाने लगी। उनका घर और उनकी बालकनी भी रोशन कर दी। फिर कहने लगी, चलिए आंटी जी एक साथ लक्ष्मी पूजन करते हैं। लक्ष्मी पूजन के बाद सीमा थाली में खाना लेकर आई और जबरदस्ती उन्हें खाना खिला दिया। इतना अपनापन देखकर मायाजी की आंखें आंसुओं से भर आई। यही प्यार और अपनापन तो वह अपने बेटे और बहू से चाहती थीं, लेकिन उन्होंने तो कभी उन्हें अपना समझा ही नहीं। बेटे बहू की कड़वी यादें मायाजी के मन में काफी दिनों तक बनी रही। कई दिन बीत गए, लेकिन ना तो मोहन का कोई फोन आया और ना ही उनकी बहू ने कोई हालचाल जानने की कोशिश की। उन्होंने तो यह भी नहीं देखा कि माँ इतने बुखार में गई थी तो उनकी तबीयत कैसी है। एक दिन शनिवार के दिन मायाजी ने ही अपने बेटे को फोन किया और उनसे मिलने की इच्छा जताई। बोली कि मेरा तुमसे और बहू और पोते से मिलने का बहुत मन कर रहा है, या तो तुम आ जाओ या मुझे अपने साथ घर ले चलो। तब मोहन ने कहा, माँ आज तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, हम कल जरूर आएंगे। अगले दिन रविवार को मायाजी सुबह की पहली किरण के साथ ही उठ गई और जल्दी जल्दी उठकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में जुट गई। अपने बेटे बहू और पोते से मिलने का उत्साह उन्हें इतना था कि चुस्ती से सारा काम करने लगी और 2 ही घंटे में सब खाना पकवान बनाकर रख दिया। लेकिन सुबह से शाम हो गई, मायाजी उनके इंतजार में बैठी ही रहीं, लेकिन वे लोग नहीं आए। तब मायाजी मन ही मन सोचने लगी कि कल भी बच्चों ने न आने का बहाना बना दिया था और आज भी वादा करके अभी तक नहीं आए हैं। वह असल में मुझसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। उनकी उदासी अब चरम सीमा पर थी। फिर एक उम्मीद के साथ उन्होंने एक नज़र फोन पर डाली, यह सोचकर कि शायद बच्चों ने कोई फोन किया हो और उन्हें ना पता चला हो। लेकिन जब उन्होंने फोन की कॉल लॉग देखी तो उसमें एक भी फोन नहीं आया था। उन्हें बहुत गुस्सा आया। बोली कि मेरे बच्चों के पास इतना समय भी नहीं है कि अपनी माँ से फोन पर बात भी कर लें। इस सोच से ही उनकी आंखें भर आई। कितनी अकेली हो गई हूं मैं, क्यों भगवान मुझे इतना अकेला क्यों कर दिया। ऐसा कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। अब वह हर समय उदास ही रहती थी। एक दिन योगा क्लास में जाते हुए सीमा ने मायाजी से कहा, आंटी जी हमेशा एक जैसा जीवन जीने से बोरियत होने लगती है।
क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको अपने जीवन में कुछ नया करना चाहिए? कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपको सच्ची खुशी मिले। मायाजी ने सीमा से कहा। बेटा, क्या मतलब है तुम्हारा? तब सीमा बोली, आंटी जी, आप हम लोगों के साथ किटी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती हैं? हम महीने में 2 बार सोसाइटी की सभी लेडीज मिलकर किटी पार्टी करती हैं और उसमें हम जमकर मस्ती और धमाल करते हैं, गपशप मारते हैं। आज शाम के लिए भी किटी पार्टी प्लान की गई है, आप मेरे साथ उसमें चलिएगा। तब मायाजी बोली, अरे नहीं बेटा, मैं अगर ऐसा कुछ करूंगी तो लोग कहेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ऐसा कहते हुए मायाजी ने सीमा की बात को टाल दिया। सीमा ने बहुत कहा कि आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी किटी पार्टी में हर उम्र की महिलाएं हैं, आप भी आइए, आपको अच्छा लगेगा। और आप समाज की चिंता क्यों करती हैं? कौन सा समाज आपका ध्यान रखने के लिए आएगा न? उस समय तो मायाजी उसे मना करके आ गई, लेकिन जब घर लौटीं तो सोचने लगी कि सीमा ने जो कहा उसमें गलत भी तो कुछ नहीं है। सोचते सोचते आईने के सामने बैठ गई और स्वयं को आईने में देखकर सोचने लगी, यह मैंने अपनी कैसी हालत बना रखी है। मैं तो पहले ऐसी कभी नहीं थी। अचानक उनके मन में कुछ ख्याल आया और चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना पर्स उठाया और बाहर चल दी। लगभग 2 घंटे बाद आत्मविश्वास से भरी मुस्कान लिए घर लौटी और सीमा को फोन करके किटी ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की। सीमा ने बहुत खुशी से उनका किटी पार्टी में नाम लिखवा दिया। उसने कहा, आप शाम को तैयार रहिएगा, मैं आपको लेकर चलूंगी। किटी पार्टी में जाने के लिए जब सीमा मायाजी के पास पहुंची तो उन्हें देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। मायाजी ने अपने बालों में हेयर कलर करवाया था और वह फेशियल भी करा कर आई थी। और हमेशा हल्के रंग की कॉटन की साड़ी पहनने वाली मायाजी आज बढ़िया सी सिल्क की साड़ी पहने हुए खड़ी थी। गजब की सुंदर दिख रही थी आज मायाजी। उन्हें देखते ही सीमा बोली, वाह आंटी, आप तो कमाल लग रही हो। यह हुई ना बात। ऐसा कहकर सीमा ने मायाजी को अपने गले लगा लिया। फिर वह मायाजी को लेकर किटी पार्टी चली गई। यूं तो समिति की सारी लेडीज के साथ मायाजी की पहले से ही बोलचाल थी, लेकिन अपने लिए स्पेशल समय निकालकर सबके साथ मिलना जुलना अब मायाजी को बहुत सुहाने लगा था। कुछ ही समय में मायाजी किटी पार्टी की रौनक बन गई। इसके साथ ही वह अपना भी पूरा ध्यान रखने लगी थी। अब वह बहुत खुश रहने लगी थी। वह नियम से पार्लर जाती, योगा करती, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखती। उन्होंने अब जिंदगी को सही मायने में जीना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नजदीक आ रहा था। उधर मोहन और रोशनी आपस में बातें कर रहे थे। रोशनी अपने पति से कहने लगी, सुनिए तो आपने न्यू ईयर पार्टी के लिए क्या सोचा है? तब उसने कहा कि मैंने इस बार अपने घर में पार्टी रखने का सोचा है। इसमें हमारे ऑफिस के दोस्त और बॉस भी आएंगे। कुल मिलाकर लगभग 15 से 20 लोग हो जाएंगे। मोहन की बातें सुनकर रोशनी कहने लगी, इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा? मैं आपको बता देती हूँ, इतने लोगों का खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है। मोहन उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, अरे रोशनी, तुम चिंता क्यों करती हो? हर बार की तरह इस बार भी हम माँ को बुला लेंगे। और माँ के हाथ के बने खाने की तो बात ही कुछ और है। इतना लजीज खाना तो होटल के बड़े बड़े शेफ भी नहीं बना पाते हैं। मोहन की बात सुनकर रोशनी खुश हो गई और वह अपनी पार्टी की तैयारी करने लगी। आज जब मायाजी किटी पार्टी के लिए तैयार हो रही थी, तभी मोहन का फोन आया। उसने माँ को मक्खन लगाया कि माँ, क्यों ना इस बार न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए आप हमारे घर आ जाए। हम सब एक साथ मिलकर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करेंगे। ठीक है ना माँ? मैं आपको एक दिन पहले लेने आ जाऊंगा, आप तैयार रहना। दीपावली के बाद मोहन ने अपनी माँ को आज फोन किया था।
माँ को मोहन का फोन आने पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है। उसने यह तक नहीं पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, सिर्फ फरमान सुना दिया कि एक दिन पहले मैं आपको लेने आ जाऊंगा। मायाजी मोहन की बात सुनकर हैरान रह गई थीं। इतने में उनकी बहू रोशनी की आवाज आई। मां जी नमस्ते, आप कैसी हैं? मायाजी बोली, मैं ठीक हूं बेटा, तुम तीनों कैसे हो? तब रोशनी बोली, यहां सब ठीक है मां, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। दीपावली आपके साथ ही मनाएंगे, तो आप आ रही है ना? मायाजी ने कहा, नहीं बहू, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगी। इस न्यू ईयर पर सोसाइटी में ही हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। बेटे और बहू के मुंह से मिश्री घुले शब्द सुनकर मायाजी पहले ही समझ गई थी कि उनके बच्चों को उनकी याद क्यों आ रही है। हर बार की तरह इस बार भी उनका न्यू ईयर पार्टी का प्लान होगा और खाना बनाने के लिए इस नौकरानी की आवश्यकता महसूस हुई होगी, इसीलिए मुझे बुला रहे हैं। हैरान होकर मायाजी सोचने लगी कि अपनी ही माँ के साथ इतनी चालाकी और होशियारी कैसे कर सकते हैं। मेरे बच्चे कैसे इतनी निर्मोही हो गए हैं। किसी ने यह तक नहीं पूछा कि आप कैसी हो, अकेले कैसे रह रही हो, आपकी तबीयत ठीक है या नहीं। उन्हें तो बस अपने काम से मतलब है। लेकिन मैं बहू को भी कैसे दोष दे सकती हूँ जब मेरा बेटा ही इतना स्वार्थी हो गया है। सोचते सोचते मायाजी ने एक निर्णय लिया कि बस अब और नहीं, अब मैं अपने बेटे बहू के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। पिछली बार उनके घर में काम करते करते मेरी कितनी बुरी हालत हो गई थी, और जब बीमार हो गई तो बेटा मुझे वापस मेरे घर पर पटक गया। और तो और दोनों में से एक ने भी फोन तक नहीं किया मेरे हालचाल जानने के लिए। फिर कुछ देर बाद सब कुछ भूलकर मायाजी अपनी किटी पार्टी में चली गई। इधर बेटे और बहू का मुंह देखने लायक था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ने मना कर दिया है, तो अब कैसे काम चलेगा। किटी पार्टी में न्यू ईयर पार्टी मनाने का तय किया गया था, लेकिन समस्या यह थी कि न्यू ईयर पार्टी के लिए एक बड़ी जगह चाहिए, और इस समय शहर में कोई भी रेस्टोरेंट या होटल नहीं मिल रहा था। सब पहले ही बुक हो चुके थे। फिर सीमा ने मायाजी से पूछा, आंटी जी आपका क्या प्रोग्राम है न्यू ईयर पर? पार्टी हमारे साथ करेंगी या फिर अपने बेटे के घर? सीमा की बात सुनकर मायाजी एक गहरी सोच में डूब गई। फिर अचानक खड़ी हुई और ऐलान कर दिया कि तुम सब अगर चाहो तो इस न्यू ईयर की पार्टी को मेरे घर पर रख सकती हो। मेरा घर पूरा खाली रहता है, इसी बहाने मेरे घर पर भी कुछ रौनक हो जाएगी। मायाजी की यह बातें सुनकर सब चौंक गई। क्या आपके घर? हाँ, तो इसमें क्या है? हैरानी की क्या बात है? मायाजी दिल खुलकर हंसी। तो सीमा कहने लगी, वाह आंटी जी, क्या आइडिया दिया है आपने, मजा आ गया। इसका मतलब आप इस बार नहीं जा रही है अपने बेटे के घर? मायाजी ने कहा, इस बार मैं कुछ अलग करने की सोच रही हूँ। नए साल की शुरुआत इस बार मैं अपने घर से करूंगी, वह भी एक बढ़िया सेलिब्रेशन के साथ। हम डिनर बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेंगे। तुम सब लोग सपरिवार मेरे घर आ जाना। गेम्स, डिनर और म्यूजिक, बस और क्या चाहिए। वैसे भी हम सब एक साथ रहेंगे, तो मज़ा तो आ ही जाएगा ना। मायाजी की बातें सुनकर सीमा ने उन्हें गले लगा लिया। वाह आंटी, क्या बात है, आपने तो सारी समस्या ही खत्म कर दी। इतने में किटी की दूसरी मेंबर बबीता कहने लगी, आंटी जी आप किसी चीज का लोड मत लेना, डिनर मंगाने की जिम्मेदारी हमारी। और सीमा बोली, आंटी जी आप डेकोरेशन की बिल्कुल भी चिंता मत करना, डेकोरेशन वाले को मैं बुला लूंगी। इस पर मायाजी ने कहा, अरे न्यू ईयर ही क्यों, तुम लोगों को जब भी कोई पार्टी रखनी हो मेरे घर पर रख लिया करो। तुम लोगों के साथ मुझे भी अच्छा लगेगा, और फिर इतना बड़ा घर खाली पड़ा रहता है।
इससे अच्छा उपयोग तो इसका कोई हो ही नहीं सकता मेरे घर का। किटी पार्टी की सारी मेंबर्स जोश में आ गई और फिर पूरे उत्साह के साथ प्लान बनने लगा। उधर मोहन और रोशनी माँ के मना कर देने से बहुत परेशान थे। खाना पकाने के लिए उन्होंने कुक बुलाने का सोचा, तो न्यू ईयर के दिन के लिए कोई भी कुक नहीं मिल रहा था। इस समस्या का कोई हल न मिलने पर वे दोनों अगले दिन सुबह सुबह मायाजी को लेने उनके घर पहुंच गए। लेकिन घर के बाहर पहुंचकर देखा तो घर पर ताला लगा हुआ था। तुरंत उन्होंने माँ को फोन किया, लेकिन मायाजी ने फोन रिसीव नहीं किया। तब मोहन ने दोबारा फोन मिलाया। तब मायाजी ने कहा कि मैं अभी बाहर हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। मोहन कुछ पूछता उससे पहले ही मायाजी ने फोन कट कर दिया। अब मोहन और रोशनी के पास इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मायाजी और सुनीता एक साथ घर पहुंच गए। अपनी सासू माँ को ट्रैक सूट में देखकर रोशनी उन्हें देखती ही रह गई। तो मोहन ने भी पूछा, माँ इन कपड़ों में आप सुबह सुबह कहाँ गई थी? तब मायाजी बोली, बेटा रोज सुबह मैं योगा क्लास में जाती हूँ और अपने आप को थोड़ा फिट रख लेती हूँ और दिल भी बहल जाता है। कहते हुए मायाजी ने घर का ताला खोला और उन्हें अंदर ले आई और सीमा ऊपर अपने घर चली गई। घर में घुसते ही मोहन कहने लगा, माँ अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आप इस न्यू ईयर पर हमारे साथ ही रहेंगी। आप अपने 2 दिन के कपड़े पैक कर लीजिए। मायाजी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस न्यू ईयर पर मेरा प्रोग्राम पहले ही बन चुका है। लेकिन माँ आपका क्या प्रोग्राम हो सकता है इस उम्र में? अकेली ही तो है आप। मोहन झुंझलाते हुए कहने लगा। तब मायाजी ने कहा, नहीं बेटा, अकेला तो तुम मुझे छोड़ गए थे, लेकिन अब यहाँ पर मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा बहुत बड़ा परिवार है, बहुत लोगों का साथ है मेरे पास। अपनी किटी की फ्रेंड्स के साथ मेरी न्यू ईयर की पार्टी है, तो मैं उसी में बिजी रहूंगी। किटी का नाम सुनते ही रोशनी का मुंह खुला का खुला रह गया और मोहन गुस्से में बोला, माया आप क्या कह रही है? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। इस उम्र में किटी पार्टी कर रही है? आपको शोभा देता है यह सब? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। मायाजी बोली, अरे बेटा, उम्र के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम कह रहे हो तो कभी फुर्सत मिलेगी तो सोचूंगी इस बारे में, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मैं केवल इतना जानती हूं कि मेरी भी अपनी जिंदगी है और जिसे मैंने अभी अभी जीना शुरू किया है। इससे पहले तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर दी, तुम्हारी नौकरानी बनकर रही। लेकिन अब मुझे किसी के भी घर की नौकरानी बनकर अपना जीवन बर्बाद नहीं करवाना। इतना सुनते ही मोहन और रोशनी के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर मोहन ने अपना सुर बदल दिया, लेकिन माँ न्यू ईयर जैसे खास मौके पर तो आपको अपने लोगों के साथ ही रहना चाहिए। इस मौके पर आप हमसे दूर रहेंगी तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मायाजी जोर से हंसी, फिर बोली, अपनों के साथ? तुम मेरे अपने थे ही कब? मैंने ही तो तुम्हें अपना माना था, लेकिन तुम तो मुझे पराया बनाकर इस घर में छोड़ गए और अपने घर भी जब भी बुलाया तो एक नौकरानी के तौर पर। मेरी बीमारी तक का लिहाज नहीं किया और मुझे यहाँ छोड़ गए। बेटा, अब मैं सही मायने में अपनों के बीच हूँ और जो सीमा है वह मेरा बहुत ध्यान रखती है, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि डेकोरेशन वाले मायाजी के घर पर सजावट करने के लिए आ गए। उन्हें देखकर मोहन और रोशनी सन्न रह गए। माँ, यह सब क्या है? बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि न्यू ईयर की पार्टी है, तो आज यह पार्टी मैंने अपने घर पर ही ऑर्गेनाइज की है। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती है? आपने तो हमारे घर को पार्टी हॉल बनाकर रख दिया। मोहन झुंझलाते हुए बोला। मायाजी बोली, बेटा, शायद तुम भूल रहे हो कि यह घर मेरा और तुम्हारे बापूजी का है।
इस घर को उन्होंने मेरे नाम किया था, इसीलिए इस घर पर अपना हक जताना छोड़ दो। और दूसरे घर के लिए भी पैसे तो तुम मुझसे ऐंठ ही चुके हो। फिर भी तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो, लेकिन मेरे घर पर अपना हक जताने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अब यह घर केवल मेरा है, और मेरी जिंदगी में अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। मेरे जाने के बाद भी मेरी मर्जी है कि मैं यह घर किसी को दूं और किसको ना दूं। तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम लोगों की कठपुतली बनने से इनकार करती हूँ। इतना कहते हुए मायाजी पार्टी की डेकोरेशन और अन्य तैयारी देखने में व्यस्त हो गई, और रोशनी और मोहन हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। आज उन्हें पछतावे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।